हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका एम एस क्यूब के इस नए सेशन में। तो आज हम क्लास 10th साइंस फर्स्ट चैप्टर यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर हमने किया था लास्ट लेक्चर्स में, हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। काफ़ी दिन हो चुका है, हमने इस चैप्टर के बचे हुए पार्ट्स के लेक्चर नहीं डाले थे तो कुछ इशू की वजह से, लेकिन अब से हम कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर रह सके पहले की तरह। तो पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में हम उसके आगे के और भी ज़्यादा और बढ़िया बढ़िया सवाल करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ की। मैंने आपको बहुत पहले ही लेक्चर में बताया था कि मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ समझाऊंगा, तो मैं पहले जो नहीं बता पाया था वो मैं आज आपको बता देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको रिएक्शंस का बिहेवियर समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे रिएक्शन होगी, कहाँ पे नहीं होगी, और इस पर क्वेश्चंस आते हैं। अभी आप देखेंगे आगे चल के। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, ये हमें ये बताना चाह रहा है कि कोई भी जो एलिमेंट है वो कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब अगर कोई, जैसे इस सीरीज़ में मुझे क्या दिख रहा है, सबसे ऊपर कौन है, पोटेशियम। इसका मतलब क्या है कि जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब वो बड़ी जल्दी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं नीचे देखूँ, यहाँ पर मुझे गोल्ड दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो गोल्ड है वो सबसे कम रिएक्टिव है। मतलब अगर मैं उसे किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट कराना चाहूँ तो वो थोड़ा स्लोली रिएक्ट करेगा। तो बेसिकली इससे अगर मैं देखा जाए, अगर मैं इसको देखूं तो आपको एक्चुअली में इसको याद करना होगा कि कौन सा एलिमेंट जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। जैसे अगर मुझे याद रखना हो तो मुझे याद रखना चाहिए कि पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है Na से। पोटेशियम इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पोटेशियम के बाद सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है Na यानी कि सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम। इस तरह से ये रिएक्टिविटीज़ चल रही है। ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज़ बढ़ रही है। मतलब सबसे कम रिएक्टिव ये, उससे ज़्यादा रिएक्टिव ये, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये। अब रिएक्शंस में किस तरह से इस्तेमाल होता है अभी हम आगे देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा तरीका सिखाता हूँ कि आप किस तरह से इसको याद कर पाएंगे। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अब बच्चों को लाइन से याद नहीं रहता है कि मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। इस तरह से लाइन से आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होने में मुश्किल होती है। तो इसका एक शॉर्ट तरीका निकाला गया है, ध्यान से देखिएगा। काशीनाथ का महंगा आलू ज़रा फीका सा पड़ता है, क्यों है चांदी सोना। अब इस लाइन को अगर आप याद रख लेंगे तो आपको ये रिएक्टिविटीज़ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। कैसे, देखिए। के से काशी, एन ए से नाथ, का महंगा, आलू, ज़रा, फीका, एफ ई से फीका, सा, एस से सा, पड़ा, पी से पड़ा, पड़ता है, क्यों, सी यू से क्यों, है, एच से है, सिल्वर, ए जी तो सिल्वर होता है ना, तो चांदी, गोल्ड, सोना। तो काशीनाथ का महंगा आलू ज़रा फीका सा पड़ता है, क्यों है चांदी सोना। अगर आपको ये लाइन याद होगा, सिस्टम में एक सिस्टमेटिक वे में लाइन से अगर आपको याद होगा तो आप ये रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से लेकर नीचे तक प्रॉपर्ली याद कर पाएंगे। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं और बोर्ड्स में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस विल टेक प्लेस और विच विल नॉट, गिव रीजन। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, किसी भी रिएक्शन में जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो उससे कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह पे आराम से उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे आराम से बैठ सकता है। मतलब क्या कहा मैंने, जैसे कि मैं आपको फर्स्ट रिएक्शन से समझाता हूँ। क्या कह रहा है इसमें कि हमारे पास रिएक्शन है ZnS प्लस CuSO4 और ये हमें क्या दे देता है, ZnSO4 और Cu। तो हमसे ये पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या जो ए पार्ट है वो पॉसिबल है। देखो, हमें क्या कहा, Zn, उसमें हमने CuSO4 ऐड किया। अब अगर मेरे को रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होगी तो मुझे क्या पता है कि जो Zn है यानी कि जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। अगर Zn कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसका मतलब Zn जो है वो ईजिली कॉपर को उसकी जगह से हटाएगा और खुद जाके उसकी जगह पे अटैच हो जाएगा। तो मुझे राइट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे जिंक ने कॉपर को हटाया, उसको डिस्प्लेस किया और खुद SO4 के साथ जाके अटैच हो गया। यानी कि ये जो रिएक्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये बिल्कुल लेजिटिमेट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, ये किस तरह के क्वेश्चन है, रिएक्टिविटी सीरीज पे बहुत ही सिंपल तरह के क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जाता है, आपको आपसे इस तरह सिंपली इस तरह के रिएक्शन दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये जो रिएक्शन है क्या ये वैलिड है। मतलब ये रिएक्शन जो यहाँ पे लिखा है क्या वो सच में हो सकता है, वैलिड माना जा सकता है। तो जैसे कि अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, Fe प्लस ZnSO4, इसने हमें दिया FeSO4 प्लस Zn। अब
क्या होगा यहाँ पे इस रिएक्शन में? तो हमें ये दिखाया गया है कि Fe ने Zn को डिस्प्लेस किया और SO4 के साथ जाके चिपक गया, बट हमें पहले खुद चेक करना है कि क्या ये सही लिखा हुआ है, क्या सच में Fe जो है वो Zn को डिस्प्लेस करके SO4 के साथ जाके चिपक जाएगा। हमें ये देखना होगा। कैसे देखेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज़ की हेल्प लेंगे। हमें पता है काशीनाथ का महंगा आलू ज़रा फीका सा पड़ता है। तो क्या देखा था हमने? काशीनाथ का महंगा आलू ज़रा फीका। अब ज़रा ठीक से देखो, यहाँ पे जो Zn है वो ऊपर है इस टेबल में और Fe जो है वो नीचे है। इसका मतलब क्या है? जो Zn का जो रिएक्टिव है, जो Zn का जो रिएक्टिविटी है वो Fe से ज़्यादा है। मतलब जो जिंक है वो Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब आप खुद सोचो, अगर Zn Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है, Fe जो है वो Zn से कम रिएक्टिव है, तो Fe Zn को कैसे हटाएगा? याद रखना हमेशा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही अपने से कम रिएक्टिव वाले को हटाता है। लेकिन यहाँ पे तो Fe जो है वो Zn से कम रिएक्टिव है, तो इस रिएक्शन में Fe Zn को कैसे हटाएगा? ये तो रिएक्शन बिल्कुल गलत है। ये जो रिएक्शन है ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि Fe जो है वो Zn से कम रिएक्टिव है। हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा, आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद होना चाहिए। तो Fe जो है वो Zn से कम रिएक्टिव है, तो Fe Zn को क्यों डिस्प्लेस करेगा? कर ही नहीं पाएगा उसको डिस्प्लेस, और इसलिए ये जो रिएक्शन है वो गलत है। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में हमें क्या कह रहा है? हमारे पास है जिंक Zn प्लस FeSO4 और इसने हमें दे दिया ZnSO4 और Fe। अब देखो ये तो बिल्कुल ऊपर वाले रिएक्शन से रिलेटेड ही है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो Zn है वो Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये हमें कैसे पता है? उस रिएक्टिविटी सीरीज़ से। आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होना चाहिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ। तो हमें क्या पता है कि जो Zn है वो Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है। हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखा कि Zn जो है ऊपर आता है, Fe उससे नीचे आता है। इसका मतलब Zn ज़्यादा रिएक्टिव है Fe के मुकाबले। तो अगर Zn Fe से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब Zn जो है वो Fe को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि Fe को उसकी जगह से हटा देगा और Zn खुद चाहे तो उसकी जगह पे जाके चिपक सकता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? Zn Fe को हटाएगा और SO4 के साथ चिपक के ZnSO4 बना देगा, यानी कि ये वाला जो रिएक्शन है वो बिल्कुल सही है। तो अब इस बात को ध्यान रखना। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इजीली कर पाएंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे अभी देखा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? टेक 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, add 1 gram of ammonium chloride and mix with help of a glass rod. Touch the bottom of the test tube. Is this an exothermic or endothermic reaction? तो अब समझो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है। हमने सबसे पहले क्या लिया? बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला BaOH होल ट्वाइस। ठीक है, कैसे पता मुझे? हाइड्रोक्साइड होता है OH, बेरियम होता है Ba, OH का चार्ज -1, Ba का 2, और 9th में हमने सीखा है किस तरह से कंपाउंड बनाया जाता है, तो उस तरह से बन गया BaOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसने क्या कहा? इसमें हमने क्या मिलाया? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl। हमने क्या किया? जब हमने इन दोनों को रिएक्ट कराया तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो Ba है वो जाके Cl के साथ अटैच हो जाता है, BaCl2 प्लस हमें यहाँ पे मिलता है अमोनिया प्लस हमें यहाँ पे मिलता है वाटर। ये होता है रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली आपको ये रिएक्शन जनरली याद ही रखना पड़ता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं केमिस्ट्री में जो आपको माइंड में याद होनी चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये क्या एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बेसिकली सबसे पहले मुझे आपको यहाँ पे क्या देखना है कि मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे जो Ba है उसने Cl के साथ जो NH4 था, अमोनियम था, उसको डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके क्लोरीन के साथ अटैच हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? जब आप बीकर को टच करेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है? जब आप बीकर को टच करेंगे तो आपको क्या महसूस होगा कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हुआ है। टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी एनर्जी थी इस रिएक्शन में, इस रिएक्टेंट में जो पहले से जो एनर्जी थी वो क्या हुआ? इस रिएक्शन को कराने में एब्जॉर्ब हो गया। यहाँ पे कोई हीट रिलीज़ नहीं हुआ, बल्कि जो पहले से कोई एनर्जी थी हमारे पास इस रिएक्शन से होने से पहले, वो जो एनर्जी थी उल्टा वो भी एब्जॉर्ब हो गई। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है इस रिएक्शन में कि यहाँ पे जो हीट नहीं, यहाँ पे जो भी एनर्जी थी, एनर्जी किसी भी टाइप में हो सकती है, तो वो जो एनर्जी थी वो इस रिएक्शन में एब्जॉर्ब हुआ है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस वजह से जिसका जो टेम्परेचर था ना वो डिक्रीज भी हुआ होगा, क्योंकि एनर्जी पहले ज़्यादा थी, टेम्परेचर ज़्यादा था, एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये NO3 नहीं, यहाँ पे ये NH3 होगा, क्योंकि अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो NH3 होता है। ये अमोनिया है, मैंने उसको गलती से नाइट्रेट लिख दिया था। अच्छा, अमोनिया, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, तो यहाँ पे अमोनिया है, NH3 है। ठीक है। अच्छा, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन इज एडेड टू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो क्या कह रहा है, आयरन हमने लिया, उसको हमने किस में ऐड किया, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। क्या कह रहा है, इसका जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। अब हमें पता है उस रिएक्टिविटी सीरीज़ से, हमने जो पीछे रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी थी, हमें क्या पता है कि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। नहीं पता तो मैंने अभी आपको बता दिया, आप जब रिएक्टिविटी सीरीज़ देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या पता है कि जो Fe है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो Fe क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा और खुद SO4 के साथ जाके अटैच हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, FeSO4 प्लस C। ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे बेसिकली यही ध्यान रखना है। आपको जनरली आपने देखा कि इस रिएक्शन में भी किसका इस्तेमाल हुआ, रिएक्टिविटी सीरीज़ का। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वो हर रिएक्शन में इस चीज़ में हेल्प करता है कि वहाँ पे रिएक्शन जो है वो ऑकर कर रही है तो किस तरह से ऑकर करेगी, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किसके साथ जाके अटैच होगा। तो ये सब आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ से ही बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इसलिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ अच्छे से पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है कि P हीटेड अ ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर 2 नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक है कलर में, ऑक्सीजन गैस एंड अ ब्राउन गैस X इज़ फॉर्म्ड। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हमें एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है इसके लिए। तो देखो हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया कि हमने कॉपर 2 नाइट्रेट लिया। कॉपर 2 नाइट्रेट का फॉर्मूला CuNO3 होल ट्वाइस। इसको हमने हीट किया तो हमें क्या पता कि हमें क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हमें मिलता है ऑक्सीजन प्लस हमें मिलता है एक एक्स गैस मतलब क्या, एक ऐसा गैस, हमसे वही पूछा गया कि इस रिएक्शन में वो कौन सा गैस है जो ब्राउन कलर का है। तो वो कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये वाला रिएक्शन मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कराया हुआ है आपको, आई थिंक 2-3 बार कराया हुआ है। तो ये जो रिएक्शन, ये जो गैस है, जिस ब्राउन गैस की वो बात कर रहा है, वो एक्चुअली भी कौन सा गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली कॉपर नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। हमें कह रहा है इसको बैलेंस करने के लिए, तो बैलेंस कर लेते हैं फटाफट। तो अब हमें कह रहा है इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख दिया है, इसको मैंने पहले ही बैलेंस कर दिया है। इसका एक बेहतर तरीका जिससे कि आप रिएक्शन को बैलेंस करना सीख सकते हैं, उसका मैं एक अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको सबसे इजी वे, मतलब अभी तक जो मैंने आपको सिखाया है उस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं इसे। जैसे कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा इस पूरे रिएक्शन में ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो सबसे ज़्यादा, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। फिर हम उसमें देखते हैं कि उसमें जो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। जैसे मुझे दिख रहा है इसमें सबसे ज़्यादा कंपाउंड में, इस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के, यहाँ पे 6 हैं। तो हम पहले उसको बैलेंस करते हैं, फिर किसी दूसरे को करते हैं। लेकिन एक और तरीका है जिसमें, जो कि ज़्यादा इजी है इसके मुकाबले, आई थिंक आपको वो ज़्यादा आसान लगे, लेकिन वो मैं उसका एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो ही होगा, उसमें आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप किसी भी रिएक्शन को बिना ज़्यादा दिमाग पे जोर दिया है आप उसे बैलेंस कर सकते हैं, बेसिक अरिथमेटिक तरीके यूज़ करके। तो फिलहाल के लिए मैंने इसको किस तरह से बैलेंस किया है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर कॉपर ऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन सेम ऐसे ही रहने दिया और 4NO2। फिलहाल हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगले पार्ट में हमें क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस इवॉल्व्ड, व्हाट कुड बी द pH रेंज ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। हमें क्या कह रहा है, उस
ब्राउन गैस, वो जो कौन सा ब्राउन गैस था जो कि इवॉल्व हुआ है, उसका हमें नाम पूछा गया है। तो हमने वो पहले आइडेंटिफाई कर लिया है, वो कौन सा गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। और अगले पार्ट में हमें क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, डिफाइन इट। हमें कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है हमें ये बताना है और इसको डिफाइन करना है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है और वो हीट होने के बाद वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में बदल गया। तो जब एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट टूट कर काफ़ी सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स में बदल जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मैंने क्या बताया था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। इसका डिफाइन मैं पिछले लेक्चर में करा चुका हूँ, आई डोंट थिंक मुझे दोबारा कराने की ज़रूरत है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेसिकली उसमें ये लिखेंगे कि व्हेन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म मल्टीपल प्रोडक्ट्स इज इन अ सिंगल रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें सेकंड पार्ट में ये भी पूछा गया था, व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन इस NO2 का। NO2 का जो एक्वस सॉल्यूशन का पीएच रेंज होता है वो अराउंड ये अराउंड होता है मतलब 7 से लेस देन होता है, लेस देन 7 होता है। NO2 का जो pH रेंज होता है वो लेस देन 7 होता है, ये अराउंड 4 to 7 के बीच में होता है। मतलब ये एक वीक एसिड होता है। जो NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एसिडिक इन नेचर होता है बट काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें जो ना वो आपको, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये एसिडिक इन नेचर होता है लेकिन ये कंज्यूमेबल है। मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, बहुत ही वीक एसिड होता है जिसका जो pH है वो अराउंड 4 to 7 के बीच में होता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, ऑन मिक्सिंग द सॉल्यूशंस ऑफ लीड 2 नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड व्हाट वाज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है, हमें सबसे पहले इस रिएक्शन को देख लेते हैं क्या रिएक्शन है यहाँ पे। क्या कह रहा है हमें कह रहा है कि हमने लीड 2 नाइट्रेट लिया और उसको हमने पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराया। हमने लीड 2 नाइट्रेट लिया यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस लिया, इसको हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ K2I के साथ रिएक्ट कराया। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे भी हम रिएक्टिविटी सीरीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जब हमने ये रिएक्शन ऑकर कराया तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ से हमें क्या पता है कि जो पोटेशियम है, जो K है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पोटेशियम है वो Pb को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है। क्योंकि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो वो क्या करेगा, Pb जो है वो Pb को जो K है वो पोटेशियम K जो है वो Pb यानी कि जो लेड है, ये लीड होता है ना, इस लीड को डिस्प्लेस कर देगा उसकी जगह से। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा PbI प्लस KNO3। यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है कि कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। यहाँ पे एक ये जो है ये PbI, ये क्या है, यहाँ पे ये एक प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। तो ये जो PbI है ये किस कलर का होता है, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ये क्या है, येलो प्रेसिपिटेट है ये। ठीक है। और इसने हमें कंपाउंड को नेम करने के लिए कहा है, तो ये PbI क्या होता है, लीड आयोडाइड। क्या होता है, लीड आयोडाइड। राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, तो वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, कर लेते हैं। हमसे क्या पूछा गया, इज दिस अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हाँ, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है, K ने जो है वो Pb को डिस्प्लेस करके NO3 के साथ अटैच कर लिया खुद को, और जो Pb था वो बचे हुए I के साथ जाकर रिएक्ट कर गया। तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने एक दूसरे की जगह को डिस्प्लेस किया ना। तो येस, दिस इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट। येस, दिस इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया व्हाट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। बहुत बार ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत बता रखा है। एक्चुअली में जितने भी क्वेश्चन है ये सब पिछले जो मैंने लेक्चर्स कराया हूँ उन सब से रिलेटेड ही है। और ये जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ। आप अगर इस तरह के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका ये चैप्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन में हमसे पूछा गया रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रिएक्शन
in which oxidation and reduction in which both oxidation and reduction take place। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो किसी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड का, और किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन भी हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। एक पर्टिकुलर सिंगल रिएक्शन में। अच्छा, इस एग्जांपल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया CuO प्लस H2, तो ये क्या करेगा? यहाँ पे ये बन जाएगा H2O प्लस CO। कैसे पता मुझे? देखो यहाँ पे भी रिएक्टिविटी सीरीज़ का यूज़ हो रहा है। हमें पता है कि जब मैंने कॉपर ऑक्साइड, ये क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड को जब मैंने H2 यानी कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या होगा? हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? कॉपर को CuO में से डिस्प्लेस करके खुद जाकर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और हमें ये रिएक्शन मिल जाएगा। इस रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिल रहा है? जो कॉपर ऑक्साइड है ये रिड्यूस हुआ है। कॉपर रिड्यूस नहीं हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। खुद से सवाल पूछो, मैंने आपसे बताया था ये बात। कैसे आप पता करोगे कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है? हमें यहाँ पे ये पता करना है कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। तो देखो, आप खुद बताओ, ऑक्सीजन किस में से रिमूव हुआ है? कॉपर में से रिमूव हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड में से रिमूव हुआ है? कॉपर ऑक्साइड में से रिमूव हुआ है ना, इसलिए कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है यहाँ पर। और किस में अटैच हुआ है? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ नहीं, हाइड्रोजन में अटैच हुआ है, तो इसलिए वाटर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ है और ये कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा MCQ भी दे रखा है अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? इन द रिएक्शन, ये हमें पर्टिकुलर रिएक्शन दे रखा है और क्या इसके चार पार्ट्स, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। इनमें से हमें ये टिक करना है जो रिएक्शन, जो MCQ, इस MCQ में जो ऑप्शन सही है हमें उसे टिक करना है। क्या कह रहा है? PbO इज ऑक्सीडाइज। इस रिएक्शन में जो PbO है वो ऑक्सीडाइज है। गलत, बिल्कुल गलत। यहाँ पे PbO थोड़ी ऑक्सीडाइज हुआ है, वो तो रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? PbO जो है वो रिड्यूस होकर यहाँ पे सिर्फ Pb बच रहा है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, C एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद रिड्यूस होकर सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे, मतलब खुद में से ऑक्सीजन को हटा दे और सामने वाले को दे दे, लगे भाई तुम रख लो तुम मेरा ऑक्सीजन तुम रख लो और तुम ऑक्सीडाइज हो जाओ, मैं रिड्यूस हो जाता हूँ, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या कह रहा है? C जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं। उल्टा यहाँ पे क्या कर रहा है? उल्टा यहाँ पे तो क्या C ने अपना ऑक्सीजन PB को दिया? नहीं, तो उल्टा C ने तो PbO से उसका ऑक्सीजन छीन लिया, तो C तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो ही नहीं सकता। C एक्ट्स एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब C सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है। क्या मतलब? क्या सामने वाले में से ऑक्सीजन छीन रहा है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन C इज़ करेक्ट। क्यों पता मुझे? कैसे पता मुझे? क्योंकि देखो यहाँ पर कार्बन क्या कर रहा है? इस PbO में से इसका ऑक्सीजन छीन लिया। इस कार्बन ने PbO में से उसका ऑक्सीजन को निकाल लिया और खुद अपने पास रख लिया, तो इसने सामने वाले को क्या किया? रिड्यूस ही तो किया, क्योंकि PbO में से उसने ऑक्सीजन को निकाल लिया, तो PbO के पास सिर्फ Pb बचा, यानी कि उसको रिड्यूस कर दिया कार्बन ने। तो यहाँ पे ये ऑप्शन C जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट रिडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल गलत। क्या कह रहा है? कि ये जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे पता? यहाँ पे जो PbO है वो रिड्यूस हुआ है और जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो एक ही सिंगल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन का भी हमें दिख रहा है और रिडक्शन का भी हमें एग्जाम्पल दिख रहा है, यानी कि एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो फोर्थ जो ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? सी पार्ट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। What happened when hydrogen gas is passed over this black compound? Write chemical reactions. तो देखो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है? एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है X। ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X है, उसको जब हमने हीट किया एयर में तो वो ब्लैक कलर का बन गया। वो जो यहाँ पे वो किस एलिमेंट की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है कॉपर की, क्योंकि कॉपर ब्राउन कलर का होता है। तो उसने क्या बोला कि मैंने कॉपर लिया, कॉपर को मैंने हीट किया एयर में, तो वो क्या बन गया? कलर ब्लैक कलर का बन गया। ब्लैक कलर का क्यों बन गया? क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट था और कॉपर ने क्या किया? उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना दिया। ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये होता है ब्लैक कलर का। ये जो कॉपर था ये किस कलर का था? ब्राउन कलर का। जब हमने इस ब्राउन कलर के कॉपर को एयर में हीट कराया तो क्या हुआ? इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर लिया। अब क्या कह रहा है? इस कॉपर ऑक्साइड को जब
हम कॉपर ऑक्साइड को सॉरी जब हाइड्रोजन गैस को हम इस कॉपर ऑक्साइड से पास करेंगे तब क्या होगा, क्या रहा है ना यहाँ पे कि व्हाट हैपेंड व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस ब्लैक कंपाउंड। वो ब्लैक कंपाउंड क्या है, CuO। तो क्या कह रहा है, जब हम CuO से हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा हमें पता है, हमने अभी ऊपर देखा था इसी चीज़ को कि जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, Cu अकेला रह जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा और ये रिएक्शन हमारा बन जाएगा। काफ़ी सिंपल था, काफ़ी ईजी था, है ना। ये कुछ काफ़ी छोटे छोटे रिएक्शन और सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो मतलब जो आप देखोगे क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि यार कितना ज़्यादा भारी भरकम कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर कितने इजी और सिंपल है इसके। तो इसलिए आपको इस तरह के रिएक्शन इस तरह के क्वेश्चन को ना लगातार प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपको रिमाइंड होती रहे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, इन द रिएक्शन दिस मेंशन द कंपाउंड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस, ऑल्सो राइट द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ध्यान से देखना, हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें ये रिएक्शन दिया हुआ है, हमें क्या रिएक्शन दिया हुआ है, MnO2 प्लस 4HCl। इसने हमें क्या दिया, MnCl2 प्लस इसने हमें दिया 2H2O प्लस इसने हमें दिया Cl2। क्या कह रहा है कि इस रिएक्शन में हमसे ये पूछा गया कि बताओ वो कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइज हुआ है और वो कौन सा कंपाउंड है जो रिड्यूस हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्ली लिख लेता हूँ कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हुआ, हम यहाँ चेक कर लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, अच्छा ऑक्सीडाइज कौन हुआ है कैसे पता करते हैं, दो क्राइटेरियाज होते हैं, मैंने आपको बताया था। पहला, किसी भी कंपाउंड में या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए तब हम कहेंगे कि भाई वो कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, या फिर कहेंगे कि या फिर अगर किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो हम कहेंगे कि वो जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज हुआ है कोई कंपाउंड या कोई सब्सटेंस कैसे पता करेंगे, इन दोनों क्राइटेरिया से। अब देखो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, देखो अच्छा पहले ध्यान से देखो, यहाँ पे HCl था, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अटैच था। राइट हैंड साइड में मुझे क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड में मुझे क्या दिख रहा है कि जो क्लोरीन है उसमें से हाइड्रोजन हट चुका है, यानी कि क्लोरीन में से ये हाइड्रोजन हट गया, क्लोरीन अकेला रह गया। और मैंने अभी आपको क्या बताया, ऑक्सीडाइज होने के दो क्राइटेरियाज हैं, उसमें से दूसरा क्राइटेरिया क्या है, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एलिमेंट में से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो हाइड्रोजन के रिमूव होने से भी हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, HCl में से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो गया, तो क्लोरीन क्या हुआ, क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ है, क्लोरीन क्या हुआ, क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। अब बात और देखते हैं, और मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि हाँ ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन के साथ जो है वो ऑक्सीजन अटैच हुआ है, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, H2 यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा कंपाउंड या फिर कौन सा सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस हुआ है। ये देख लेते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, MnO2 मैग्नीशियम मैंगनीज ऑक्साइड, इसमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गया और Cl2 इसके साथ जाकर अटैच हो गया। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मैंगनीज में से ऑक्सीजन तो रिमूव हो गया ना, तो जब मैग्नीज में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो किसी भी कंपाउंड में या फिर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का रिमूव होना या हाइड्रोजन का अटैच होना दोनों ही रिडक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है MnO2 में से, तो मैं क्या कहूँगा कि जो MnO2 है वो रिड्यूस हुआ है। तो आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या रिड्यूस हुआ है और क्या ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ पे हमसे कहा गया रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बताओ। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, जो सामने वाले को रिड्यूस कर दे, मतलब सामने वाले में से ऑक्सीजन छीन ले, ऐसा समझो। तो यहाँ पे मुझे रिड्यूसिंग एजेंट सबसे पहले पता करना है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो ऐसा समझो, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया जो सामने वाले में से ऑक्सीजन को ग्रैब कर ले, सामने वाले में से ऑक्सीजन को छीन ले और खुद के साथ अटैच कर ले या किसी और को देते हैं, मतलब बेसिकली सामने वाले में से ऑक्सीजन को छीन ले या फिर सामने वाले में हाइड्रोजन को ऐड करा दे, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि HCl ने क्या किया, इस MnO में से O2 को निकाल लिया, Mn में से O2 छीन लिया था ना इसने, तो यहाँ पे जो HCl है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो HCl यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि उसने MnO2 में से ऑक्सीजन को छीन लिया। देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है MnO2 में से छीन लिया था।
यहाँ पे MnO2 क्या कर रहा है, MnO2 ने क्या देखा यहाँ पे, MnO2 कि अपना ऑक्सीजन उसने हाइड्रोजन को दे दिया, अपना ऑक्सीजन उसने डोनेट कर दिया, अपना ऑक्सीजन उसने किसी और को दे दिया, खुद भले ही रिड्यूस हो गया, खुद में से ऑक्सीजन उसका कम भले ही हट गया, लेकिन उसने सामने वाले को अपना ऑक्सीजन दे दिया। तो वो क्या कर रहा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहा है। तो MnO2 क्या होगा यहाँ पे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो MnO2 यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। अब बात करते हैं आखिरी के कुछ सवालों की। ये कुछ थ्योरेटिकल सवाल थे, इसलिए मैंने इसके आंसर्स पहले से ही लिख के रखे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो आप सबका। हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। मतलब हम आयरन आर्टिकल्स पे क्यों हम ऑयलिंग कर पेंट डालते हैं, तो क्यों डालते हैं, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। क्योंकि आयरन जो है, अगर हम उसको हम हवा में ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और उस पर रस्ट आ जाता है, ब्राउन कलर सा, वो जंग, जैसे हम जंग बोलते हैं ना, जंग, वो जंग लग जाती है उस पर। तो हम उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आयरन आर्टिकल्स पर पेंट अप्लाई करते हैं। केमिकल फार्मूला पूछा गया है, तो देखो जो Fe है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या फॉर्म करता है, Fe2O3। ये होता है फेरिक ऑक्साइड, ये होता है फेरिक ऑक्साइड। यही है वो रस्ट का फॉर्मूला। हमें ये रस्ट का ही फॉर्मूला, हम इसी को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि ये Fe2O3 ना बने, आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस पर आयरन आर्टिकल्स पे पेंट अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई एक्सप्लेन सम वेज टू प्रिवेंट आइटम्स फ्रॉम रेंसिडिटी। अब देखो क्या होता है, हमने ऑयल, कोई भी ऑयली या कोई भी फैटी खाना होता है ना, तो उसमें नाइट्रोजन गैस को फ्लश किया जाता है, मतलब नाइट्रोजन गैस उसमें भरा जाता है किसी भी। अब जैसे आप चिप्स देखोगे, लेज़ का पैकेट देखो, हालांकि उसमें हवाई भरी होती है ज़्यादातर, लेकिन आप कोई भी अगर चिप्स का पैकेट देखोगे, कुरकुरे वगैरह का पैकेट देखते हो, तो आप उसमें क्या देखते हो कि उसमें अंदर एक हवा भरी रहती है, वो कोई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा कोई हवा नहीं भरी होती है। असल में वो कौन सी हवा होती है, वो होती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस को क्यों भरा जाता है उसके अंदर, क्योंकि देखो जो ऑयली खाना है ना, वो अब उसको हम अगर खुले में छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रैंसिड हो जाएगा, मतलब वो ख़राब हो जाएगा, जिसे बोलते हैं ना कि वो फीका पड़ जाता है। नाइट्रोजन जो है वो इस चीज़ को प्रिवेंट करता है, वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा उस पे, किसी भी उस एलिमेंट, उस ऑयली खाने का या उस फैटी खाने का। तो नाइट्रोजन से फ्लश करने पे, यानी कि किसी भी ऑयली खाने या फैटी खाने को नाइट्रोजन से फ्लश करने में, नाइट्रोजन के साथ रखने में क्या होता है, नाइट्रोजन जो है उस सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने नहीं देता है, बहुत ही स्लो कर देता है ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्ट करना। इस वजह से जो वो खाना है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। अब बाद में क्या देखते हो, जब आपने चिप्स के पैकेट को फाड़ के फिर आपने उसको रख दिया, तब आप क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद वो ख़राब होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी नाइट्रोजन गैस था वो बाहर आ चुका है, अब उसके अंदर नाइट्रोजन गैस नहीं बची। तो अब जो वो चिप्स है वो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और फिर वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, और कुछ वेज पूछे गए हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। तो पहला क्या है, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। ध्यान रखना नाइट्रोजन क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, ऑक्सीडेशन को होने में रोकते हैं या फिर काफ़ी स्लो कर देते हैं ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को, उनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो नाइट्रोजन भी क्या है, एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट ही तो है। वो क्या करता है, उस ऑयली खाने को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है, ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट नहीं होने देता है। ठीक है, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स का मतलब क्या, एक ऐसे कंटेनर में जिसमें एयर पास ना हो पाए। अगर एयर पास नहीं होगा तो जो भी अंदर सामान रखा हुआ है, जो भी प्रोडक्ट रखा हुआ है, वो ऑक्सीजन के साथ ईजिली रिएक्ट कर नहीं पाएगा, एयर के साथ रिएक्ट कर नहीं पाएगा और वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। और तीसरा तरीका क्या है, रेफ्रिजरेटिंग फूड ऑल्सो हेल्प्स टू स्लो डाउन रेंसिडिफिकेशन। मतलब खाने को हम रेफ्रिजरेट करके, मतलब फ्रिज में हम रखते हैं ना, तो इससे खाना ख़राब नहीं होता जल्दी। उन समय भी अगर हम रखें रेफ्रिजरेटर में रखें तो भी जो रेंसिडिटी का प्रॉब्लम है उसे बहुत आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं, काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये था पूरा सेशन आज का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको आज भी जितने सवाल कराए सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन अगर आपसे बन रहे हैं तो आप समझिए आपका ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। मैंने इस लेक्चर में और पिछले लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चंस का लेक्चर लिया था, उन दोनों में ओवरऑल मैंने हर तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। मतलब
मैक्सिमम अगर बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं तरह में से किसी तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसी तरह के अच्छे कंटेंट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे हम इस चैप्टर के नोट्स से लेकर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, पीडीएफ्स वगैरह होते हैं, हम सब वहाँ पे आपको डिलीवर कर रहे होंगे। तो आपके लिए मस्ट है, आप अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इन सब चीज़ों से बेनिफिट हो, तो आप जल्द से जल्द जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और जितने ज़्यादा लोगों तक अगर आपको लगता है कि और किसी और को भी हमारे द्वारा हेल्प हो सकती है, तो आप उनको भी हमारा चैनल ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।